नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चैतन्य जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। अवैध शराब पर अब बेची गई तो उम्र कैद होगी, 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली आज की कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आने वाला है। कैसे देखते हैं आप इस नए कानून को, जिस तरह से लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कई दिनों से जहरीली शराब के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए प्रशिता जी, ये अवैध शराब का और जहरीली शराब के मामले पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में सुर्खियों में है। पहले 20 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद अभी फिर जगदीश देवड़ा जो हैं आबकारी मंत्री, उनके गृह जिले में भी अवैध शराब का मामला पकड़ा गया। जहरीली शराब से जी कई लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये लंबे समय से ये चलता आ रहा है और इस पे रोक नहीं लगाई जा रही थी। इसको लेके मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि इसमें सजा का प्रावधान ज्यादा किया जाए, ताकि लोग जो है वो इस तरह जहरीली शराब के को बनाने के लिए प्रेरित न हो सके। और इसमें अब उम्र कैद और 50 लाख का जुर्माना की एक जो बात कही गई है, जो उसको कैबिनेट में पास किया जाएगा। मुझे लगता है कि कानून तो सभी अपराधों के लिए हैं, लेकिन उन कानून का पालन कितना होता है ये देखने वाला मुद्दा होता है। ऐसा नहीं है कि जहरीली शराब या अवैध शराब बिक्री का जो पता पुलिस को या आबकारी विभाग को नहीं रहता है, लेकिन चूंकि उनका पूरा बाकायदा हिस्सा रहता है, इसलिए वो इस तरह की चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और विशेष तौर पर आप देखिए कि आबकारी विभाग जिस पर इसकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि आबकारी विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है जी। दूसरी तरफ पुलिस की भी वही स्थिति होती है। बिल्कुल। तो कानून बना देना और उस पर पालन करना भी, आप देखिए कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा ये हुआ कि उस इलाके के जो आबकारी निरीक्षक, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनका तबादला कर दिया गया। तो जब मौतों के बाद इतनी कम सजा मिलती है तो लोगों का बड़ा पना रहता है ये कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, ज्यादा तबादला होगा, सस्पेंड हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद फिर वो वापस भी हो जाते हैं। तो कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन कानून का पालन करवाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अवैध और जो जहरीली शराब है उसको लेके ये भी बात कही जा रही है कि चूंकि जो ठेकेदार होते हैं उन पर कोई सरकार का अंकुश नहीं होता है, वो अपनी मनमर्जी के दामों पर शराब बेचते हैं। इसके सस्ती शराब पीने के चक्कर में, विशेषकर गांवों में आप देखिए कि सस्ती शराब, जो कच्ची शराब बनती है, उसको पीने के चक्कर में लोग वो खरीदते हैं और उसका जो दुष्प्रभाव है या दुष्परिणाम है वो हमको देखने मिलता है। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक बार स्टोरी भी की थी कि आखिर ये बनती कैसे, तो उसमें ये बताया गया था कि गुड़ का सीरा और गन्ने का रस जैसी चीजें मिला के उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। 20-20, 25-25 दिन तक वो जमीन में गड़ी रहती हैं और उसके बाद निकाला जाता है, उसको भट्टी में पकाया जाता है और एक पाइप के सहारे से उसका जो द्रव्य निकलता है वो कच्ची शराब होती है। तो आप देखिए जमीन के नीचे कितनी खतरनाक चीजें, सांप बिच्छू दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो भी उसमें मिल जाती है। दूसरी बात ये होता है कि एथाइल अल्कोहल भी मिलाते हैं अच्छी शराब में ताकि नशा है। मिथाइल अल्कोहल तो ठीक है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल भी कई बार मिलाया जाता है, जिससे जो बहुत ही जहरीला होता है और जिससे मौतें हो सकती है। तो अगर कानून बनाया जा रहा है तो उसमें इन विभागों की जिम्मेदारी भी तय की जाना चाहिए, जिनपे इनको रोकने की जिम्मेदारी। अकेले कानून तो आप देखिए कि रेप के भी लिए बने हुए हैं, हत्या के लिए बने, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं तो होती हैं। तो जिस विभाग पर इसकी जिम्मेदारी है उस पे आपको अंकुश लगाना होगा, तब जाकर इस तरह की चीजें रोक सकेंगी। ये बात अच्छी है कि अगर आजीवन कारावास तो 50 लाख का जुर्माना लगाया जाना, तो कहीं ना कहीं एक डर तो रहेगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि जिनको रोकने के कंधे पे जिम्मेदारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह करते हैं, ये भी हमको देखना होगा।
निश्चित ही अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चैतन्य जी ने कहा, सही बात है कि कानून तो सरकार अपने स्तर पर बना देती है, लेकिन विभागीय स्तर की बात करें या प्रशासन की बात करें या जमीनी स्तर की बात करें तो वो कानून का कितना क्रियान्वयन होता है, कितनी सख्त कार्रवाई आरोपियों पर, अपराधियों पर होती है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए पिस्ता जी, होता यह है कि जो जहरीली शराब जिन क्षेत्रों में बनाई जाती है जी, वो कुछ जातियां हैं मध्य प्रदेश में जो ये कार्य में लगी रहती हैं, और जो निचला तबका होता है और जहां पर ये इसकी तैयारी की जाती है या जो जहां बनाई जाती है वहां ना तो कोई सुरक्षा का कोई वो उपाय रखते हैं ना कोई चीज रखते हैं। दूसरा, ये डर कर बनाई जाती है, छुपकर बनाई जाती है और छुपकर ही बेची जाती है। तो इसके जो शिकार जो लोग होते हैं वो निचले तबके के लोग होते हैं, और बहुत हद तक वो लोग जो जहरीली शराब पीने के बाद में मारे जाते हैं, तो उनके लिए जो जिम्मेदार लोग होते हैं, एक तो दूसरी चीज क्या है कि जो अभी उन्होंने भट्ट साहब ने ठीक कहा कि जो महंगी शराब है उससे बचने के लिए लोग ये सस्ती शराब के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो सरकार को जो इस प्रकार का जो नशा है उसमें यदि सरकार को खास तौर पे इस प्रकार की मौतें ना हो तो उसमें भी एक रियायत देनी चाहिए। होता क्या है कि जो ठेकेदार रहते हैं वो अपने मनमाने ढंग से घटिया शराब बेचते हैं, तो उसके कारण जो लाइसेंसी जो लोग होते हैं वो भी बहुत हद तक इसमें जिम्मेदार रहते हैं। तो जो सरकार ने नियम बनाया है, कानून बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक जो डर होता है, डर के कारण ही ये जो प्रशासन है वो अच्छे से चलता है। और जो 50 लाख का जुर्माना है, आजन्म कारावास है, क्योंकि जहरीली शराब के होने के बाद में कहाँ से ये शराब ली गई थी, कहाँ से ये शराब का वो हुआ था, उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसे सिद्ध करना। लेकिन जो जहरीली शराब बनाते पकड़े जाएंगे उनके ऊपर यदि ऐसी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो निचला तबका रहता है वो अपने सरल कमाई के और ज्यादा कमाई के साधन बनाने के लिए ये नकली जो शराब बनाता है, तो वो शराब से बचने के लिए इस प्रकार का जो कानून है उससे जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनमें बहुत अधिक डर पैदा होगा, और उस डर के कारण ये काफी हद तक जो है इसमें रोक आएगी, रोक लगनी भी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि जो जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं मध्य प्रदेश में वो बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत ही दुखद है। बिल्कुल अफसोसजनक भी है और निंदनीय भी है कि जो पकड़ाए जाते हैं आरोपी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, कैबिनेट की बैठक में आज ये प्रस्ताव आएगा, कानून बनेगा, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे इस कानून का कितना सख्ती से पालन कराया जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, चैतन्य जी आपके पास आना चाहूंगी। हर साल की तरह इस साल भी भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखे, शिवपुरी में देखे तो बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रालय से पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम सभी मौके पर मौजूद है। स्थिति वहां की चिंताजनक बनी हुई है। चैतन्य जी थोड़ा सा ये ठीक करवाइए, मुझे अजय जी की बात सुनाई नहीं पड़ रही है। जी जी बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि मौसम विभाग के कारण भारी परेशानी हो रही है, तो पूरे देश में स्थिति है, अकेले देश में नहीं। आप देखिए विदेशों में कोई स्थिति है। आप अमेरिका देख लें, जर्मनी देख लें, जो बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ भी बाढ़ से और पानी से इतनी ज्यादा खराब है। चीन में देख लीजिए आप, भारत में तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं भी नहीं है। ठीक है, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, लेकिन आप देखिए जो पूरी तरह से विकसित देश है और जिनकी आबादी भी कम है, वहाँ भी इस तरह की स्थितियां बन रही। दिक्कत क्या है कि जब ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन रही है, जब हम गैसों का उत्पादन कर रहे हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो पर्यावरण का नुकसान पहुंच रहा है वो चीन से पहुंच रहा है। भारत के में भी आप देखिए कि वृक्ष काटे जा रहे हैं, निर्माण कार्य के लिए, सड़कों के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, उसके बाद वृक्ष नहीं लगाया जा रहा है। तो जो पर्यावरण की और जो प्रकृति की असमानता है, उससे इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब आप बिहार में देखिए कि हर साल बारिश आती, क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है वो बिहार के कई इलाकों में डूब की स्थिति पैदा कर देता है जी। तो इनसे बचने का क्या उपाय हो सकता है, इसको लेके लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका
निपटारा हो नहीं पाया कि इसको हम किस तरह से बनाएं। बॉम्बे, आप देखिए कि बॉम्बे हमेशा हर साल पानी में डूबता है और टीवी में उसकी खबरें भी आती हैं, चित्र भी आते हैं। बीएमसी की जो व्यवस्थाएं हैं वो आज से 25-30 साल पुरानी व्यवस्थाएं हैं जिनको ठीक करना होगा, उसके पानी की निकासी की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन हर साल वो स्थिति बनती है और ये कहा जाता है कि नहीं अब अगले साल इसको व्यवस्था को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अक्सर होता नहीं है। बिल्कुल। तो दिक्कत ये है कि जब पानी की निकासी नहीं होगी तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो अपना रास्ता बना लेता है, तो वो जब नदियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जब बांधों के पानी उन पे छोड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो ये देखना बहुत आवश्यक होगा हमारे लिए कि इन पानी को हम कैसे रोक सकें, लेकिन पानी को रोकने का कोई अभी तक कोई सामने ऐसी चीज आई नहीं है। आप देखिए कि वहाँ ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके कारण भी पानी हो रहा है। उत्तराखंड में बादल फट जाते हैं जिसके कारण लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है प्रकृति से हम जब खिलवाड़ करते रहेंगे तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। हम उसके बाद भी अगर दुनिया इस बात पे ध्यान नहीं दे रही कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम घटाएं, ओजोन की जो परत है वो भी कम जो होती जा रही है, जो सूर्य की रोशनी को रोकने से धरती पे आने से रोकती है, जो उसकी जो दूसरे विकिरण वाली जो स्थितियां हैं उनको रोकती है। तो इन सब चीजों को जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है कि जिससे हम बाढ़ को रोक सकें। बाढ़ को रोकना बहुत कठिन होता है क्योंकि बारिश अगर हो रही है तो वो पानी कहाँ जाएगा। हाँ, निकासी की व्यवस्था जरूर हो सकती है ताकि पानी भरे नहीं, लेकिन आप शहरों में देख लीजिए निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बॉम्बे जैसे महानगर में अगर निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है तो छोटे मोटे शहरों की तो बात ही छोड़ दें आप। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी शिवपुरी में और दूसरी जगहों पे काफी बाढ़ की पानी आई है। सांगली में तो आप देखिए कि महाराष्ट्र के सांगली में और कोल्हापुर में तो ये था कि पूरा शहर डूब गया था। 2-2 मंजिल के जो मकान थे वो पूरे डूबे हुए थे क्योंकि वहाँ 2 नदियों का पानी इकट्ठा होकर बहकर आया था। तो जब हम बांधों से पानी छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो नदी में जाएगा और नदी जब अपना बांध तोड़ देती है तो फिर वो शहरों में घुसता है। तो ये स्थितियां तो मुझे लगता है कि इन पे रोक पाना बहुत कठिन है, लेकिन उनकी व्यवस्था क्या हो सकती है इस पे ध्यान देना होगा। वैज्ञानिकों को भी सोचना होगा, सरकारों को भी सोचना होगा, विश्व के तमाम देशों को सोचना होगा, क्योंकि ये अकेले भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। और जिसका आप टीवी वगैरह में देख भी रहे होंगे कि अमेरिका और जर्मनी जैसे जो बड़े शहर हैं, बड़े देश हैं, जो चीन जैसे बड़े, जो अपने आप को बहुत बताता है कि हम बहुत आगे हैं किसी भी चीज में, वहां पे भी ये स्थिति बनी है। तो फिर इन सबको इकट्ठा होकर इन सब चीजों के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगी। आपको कोई ऐसी नीति बनाना पड़ेगी ताकि इस तरह की स्थितियां न बने, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं और उसके बाद जब फिर बचने की बात आती तो अगले साल फिर वो स्थिति बच जाती है। बिल्कुल, नुकसान होता है, उसके साथ साथ जान माल की हानि भी होती है इस तरह की स्थितियों में। अजय जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को देखते हुए? अजय जी। हेलो जी। देखिए, ऐसा है कि जो बाढ़ की स्थिति है हिंदुस्तान में, हमारे देश में 2 स्थितियां हैं, एक तो सूखा है और दूसरा बाढ़ है। तो ये जो दोनों बातें होती हैं उसके कारण बहुत ही अधिक समस्या आती है। इसके पहले 1956 में जब भारत की संसद में इस बाढ़ के ऊपर चर्चा हुई थी तो उसमें ये कहा था कि नदी जोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए, नदी जोड़ो अभियान शुरू किया जाए कि जिन नदियों में अधिक बाढ़ आती है और जिन क्षेत्रों में सूखा होता है, जैसे राजस्थान के कई हिस्से हैं, उड़ीसा के कई हिस्से हैं जहां पर कि बहुत अधिक सूखा पड़ता है और हाहाकार मचती है, तो ऐसे स्थानों पर उन नदियों को जो बहने वाली पानी जिनमें बाढ़ अधिक आती है उनको जोड़ा जाए, ताकि जो बाढ़ का पानी है उसका वो लोग सदुपयोग कर सकें। क्योंकि ये सही बात है कि पूरी दुनिया में इस समय कई जगह जो विकसित देश हैं, चाइना जैसे, वो भी बाढ़ से बहुत अधिक त्रस्त हैं। तो बस इसी संबंध में है कि जो नदी जोड़ो अभियान था उसको एक मूर्त रूप दिया जाए कि कुछ नदियों को यदि सूखे वाले क्षेत्रों से जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी
परिवर्तन आ सकता है। निश्चित ही इस तरह की स्थितियां हम हर साल देखते हैं, तो कोई ना कोई ठोस व्यवस्था सभी को मिलकर सरकारों को, प्रशासन को करनी चाहिए ताकि जो नुकसान होता है वो ना हो, जो जनहानि होती है वो ना हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 370 हटे, अनुच्छेद 370 हटे, पूरे 2 साल हो जाएंगे। चैतन्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंडस्ट्री पर नीति आते ही निवेश की रफ्तार बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि 1548 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट को वहां पर जमीन मिली है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए 370 हटने का 2 साल पूरे हो गए हैं जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार वहां पर उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है, उसमें जमीन भी दी गई, लेकिन प्रश्न ये है कि जमीन तो दे दी गई, लेकिन उद्योग कब लगेंगे? क्योंकि 2 साल का वक्त काफी होता है। ये बात ठीक है कि इस बीच कोरोना वगैरह की स्थिति बन गई थी, इसलिए उसमें काम नहीं हो पाया और वहां पे शांति स्थापित हो जाए इसको भी लेके सरकार चिंतित थी और इसलिए उसमें समय लगा। लेकिन उद्योगों को लगाना और वहां के लोगों को रोजगार देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में वहां के नौजवान शामिल हो जाते हैं, जैसा कि आरोप है, तो उससे उनको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो और बेहतर हो पाएगी। क्योंकि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का जो पूरा रेवेन्यू आता है वो सिर्फ पर्यटन से आता है, लेकिन अगर उद्योगों की स्थिति अच्छी होगी, वहाँ उद्योग लगेंगे, तो मुझे लगता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मुहैया हो पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित वहाँ से हटा दिए गए हैं, जो बरसों से शरणार्थी बन के दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उनको बचाने की बात भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के वहाँ से आए हैं, उनको आतंकवादियों ने वहाँ से हटा दिया गया है। कई बार ये कोशिश की गई कि हम उनको वहाँ बसाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और हजारों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित हैं वो अभी दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वहाँ के स्थायी नागरिकों को जो वहाँ के हैं उनको वहाँ बसाने की कोशिश करना पड़ेगी, तब जाके ये व्यवस्थाएं जो हैं, जो अब व्यवस्थाओं में बदल गई हैं, वो सुधर पाएंगे। और अगर जमीन दी गई है तो उस पे उद्योग जल्दी से जल्दी लगे, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो अगर एक खिड़की से पूरी हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उद्योगपति भी वहां पर जाके उद्योग लगाएंगे। क्योंकि अक्सर होता ही है कि नौकरशाही के कारण बहुत से उद्योगपति निराश होकर अपना उद्योग वापस ले लेते हैं, अपना आवेदन वापस ले लेते हैं। लेकिन अगर एक ही खिड़की से ये सारी चीजें, उनको जो भी एनओसी है, जो भी फॉर्मेलिटी है, अगर वो पूरी होगी तो उद्योग लगने में आसानी होगी। और जब उद्योग लगेंगे तो वहाँ पे रोजगार का सृजन होगा, और जब रोजगार का सृजन हो जाता है, आदमी अपने काम धाम से लग जाता है, तो फिर इन दूसरी चीजों पे उसका ध्यान जाता नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में तो जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि पत्थर फेंकने वालों को 400-400, 500-500 रुपए दिए जाते थे। अगर उसके बदले में उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का कि उन्होंने उद्योगों के लिए जमीन दी है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि उद्योगपतियों की और के भेष में कोई ऐसे लोग ना वहाँ पे अपना धंधा जमा लें जो वहाँ के लिए घातक हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा और उद्योगों को जल्दी से जल्दी स्थापित करने की दिशा में काम करना होगा। दूसरी तरफ जो कश्मीरी पंडित हैं, जो बरसों से अपना प्रदेश छोड़ के रह रहे हैं, उनको भी वहाँ बसाने की कोशिश होगी। तो मुझे लगता है कि वो सफलता जल्दी मिल पाएगी। निश्चित ही अभी भी थोड़ी बहुत व्यवस्था में कमी जो है उसको दूर करने की जरूरत है, लेकिन इन प्रोजेक्ट से वहां पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये प्रोजेक्ट अभी फिलहाल की बात की जाए तो 2 एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज और इसके साथ साथ IT पार्क का काम शुरू हो गया है फिलहाल की स्थिति में। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वहां की जो तस्वीरें हैं कुछ और नजर आ सकती है। देखिए, ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई, धारा 35A हटाई गई, उसके बाद वहाँ की जो इंच भूमि है वो भारत सरकार के अधीन आ गई। वो जो मतलब पहले एक राज्य का दर्जा था, अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके जो विकास की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से केंद्र शासन की है। तो जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं उससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। वहाँ पर जो लोग असामाजिक गतिविधियों में लगे थे, जो पत्थरबाज थे, जो अदर्श थे, जो कि जिनके पास कोई रोजगार और ऐसी चीज नहीं थी, उन लोगों के लिए भी एक साधन आएंगे।
दूसरा जो एम्स और आईआईटी के जो और दूसरा आईआईएम के जो संस्थान वहाँ पर खुल रहे हैं, उसके कारण वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और अभी भट्ट जी ने एक बहुत सही बात कही कि वहाँ पर जो पहले आवक थी, जो रेवेन्यू आता था, वो केवल पर्यटन से आता था, लेकिन अब जो वहाँ पर उद्योग धंधे नए स्थापित होंगे, जो क्योंकि वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है, वहाँ पर एप्पल है, वहाँ पर कई इस प्रकार के जो संसाधन हैं जिनसे कि बहुत अच्छे प्रकार के उद्योग वहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। पंजाब जो जम्मू कश्मीर जो है वो एक तरह से जुड़ गया है। पहले वहाँ पर राजधानी को लेके भी व्यवस्था रहती थी कि वहाँ पर दरबार मूव की एक प्रक्रिया थी कि 6 महीने जो राजधानी थी वो श्रीनगर में रहती थी और 6 माह जो है वो जम्मू में रहती थी। लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन आया है कि एक तो सरकार का 200 करोड़ रुपया बचा है, दूसरा जो रुपए बचने के बाद और जो एक उद्योग धंधों को राजधानी से बहुत वास्ता होता है, तो वो सिर्फ एक ही जगह उनको सभी उपलब्ध हो जाएगा। ये नहीं कि 6 माह वो श्रीनगर में जाकर अपना कार्य करें या 6 महीने जम्मू में। जो दरबार मूव की जो प्रक्रिया है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और वहाँ पर जो पत्थरबाज और जो दूसरे लोगों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो इस प्रकार के लगाए हैं, तो वहाँ से उद्योग धंधों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा का आश्वासन मिला है। निश्चित ही आगे देखना होगा क्या कुछ स्थितियां जम्मू कश्मीर में बनती है। बढ़ते अगली खबर की ओर भोपाल की बात करें तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का घर पे जो निर्माण कार्य हो रहा है, उनके बंगले पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियां बनी हुई है। चैतन्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार पर 2 लाख करोड़ का कर्ज है और वित्त मंत्री के बंगले पर ये कैसा खर्च हो रहा है? देखिए, सरकार से कितना ही कर्ज होता रहे, उससे इन मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि आप कहने को जरूर कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन राजशाही है। बिल्कुल। जो मंत्री होते हैं, आप देखिए कि पहले भी जब जमाने में राजा की सवारी निकलती थी तो जनता को एक तरफ कर दिया जाता था। आज भी वो स्थिति है। जब मुख्यमंत्री या मंत्रियों की सवारी निकलती तो आम जनता को किनारे कर दिया जाता है जी। राजा किसी को भी कोई पैसा दे देता था, आज भी वो स्थिति, मुख्यमंत्री किसी को भी कोई पैसा दे देते हैं। तो ये जो राजतंत्र की स्थितियां हैं वो आज भी बरकरार। ये जगदीश देवड़ा जी का जो बंगला है उस पर करीब 20-25 लाख रुपए खर्च होने वाला है। अभी जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी जो मंत्रियों के बंगले थे उन पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया। बिल्कुल। उस समय ये बात उठी थी कि तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण भानोट के बंगले में 45 लाख रुपए खर्च हो रहा है, जो सबसे जी। तो जनता की समस्याओं से इन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उनका बंगला जोरदार बना रहे, दुनिया भर की उसमें सुविधाएं बनी रहे, आम आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता रहे, बिजली का बिल चुकाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास तो सारी व्यवस्थाएं सरकारी होती हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे नौकर हो, चाहे चाकर हो, चाहे बिजली का बिल हो, तो सरकार देती है। बिल्कुल। जिस दिन अपनी जेब से ये पेट्रोल भरवाने लगेंगे मंत्री, उस दिन उनको समझ में आएगा कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है। बिल्कुल। क्योंकि सरकारी तंत्र से उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए उनको आम आदमी की जो परेशानी है उससे कोई लेना देना नहीं होता। आपको इतना बड़ा बंगला दिया है, कितना सुधार कार्य करवाओ। जब अभी 15 महीने पहले जब इतना सुधार कार्य हुआ है तमाम बंगलों में, उसके बाद आप फिर उसमें सुधार कार्य करवाना पा रहे, तो या तो उन बंगलों की स्थिति खराब हो चुकी है, तो उनको ऐसे बंगलों को ढहा देना चाहिए जिसमें हर बार लाखों रुपए लग रहा हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो वित्त मंत्री हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी उनको पास करने में, अपना जो खर्च लग रहा है उसको स्वीकृत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही तरुण भानोट के साथ हुआ तो उनके भी बंगले में 45 लाख रुपए लगा था जी। तो ये चर्चाएं चलती रहती, लेकिन इससे इनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग होता है, चाहे वो अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, वो हमेशा से होता आया है। जनता के पैसे से ही जो ये लोग अपना जो पूरा आशो आराम करते हैं। अभी आप देखिए कि संसद नहीं चल रही है, 145 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, 145 रुपए व्यर्थ चले गए। जबकि जिन प्रतिनिधियों को हमने वहां पर अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है कि संसद में वो आम आदमी की बात रखेंगे, वहाँ पे इस तरह की स्थितियां चल रही हैं कि 8-10 दिन से संसद नहीं चल पा रही और 1 दिन के संसद पे खर्च पे करीब 9 करोड़ रुपए खर्च आता है।
तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने ऐशो आराम में इनका ज्यादा ध्यान रहता है और उसी के तहत अगर जगदीश देवड़ा जी भी 20-25 लाख रुपए खर्च करवा रहे हैं तो इससे उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल के दिन कोई दूसरा मंत्री भी अगर कहेगा कि हमारे बंगले में आप सुधार कार्य करवाइए या दूसरी चीजें लगवा दीजिए ऐसा, तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी। उससे कोई, अभी आप देखिए कि सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल उस पर हल्ला मचा हुआ है। सरकारी दूसरे कर्मचारियों का वेतन ठीक से नहीं वितरित हो रहा है। लेकिन इस तरह के जो खर्चे हैं वो बकायदा लगातार जारी हैं और जारी रहेंगे। निश्चित ही समय की कमी है, लेकिन अजय जी से भी इस पर टिप्पणी लेना चाहूंगी कि कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप दूसरे खर्च में लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मंत्रियों के घर के निर्माण कार्य की बात करें, जो भी कार्य होते हैं मंत्रियों की बात करें, उनके काम नहीं रुक पाते। लेकिन कर्मचारियों की बात करें तो उनको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जनता के बीच आप जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा खजाना खाली हो चुका है लॉकडाउन की स्थिति में। अजय जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट दिशा निर्देश देना चाहिए कि वो सादगी मतलब बरतें, चाहे अपने खर्चों में है, क्योंकि ये अब जनता जानती है कि ये जो कुछ भी खर्च शाही खर्च होते हैं वो उनके द्वारा टैक्स के दिए हुए पैसे से होते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज नहीं, ये पहले से ही है। पिछली सरकार में भी, कमलनाथ सरकार में लगभग सभी मंत्रियों ने अपने बंगलों में बहुत अधिक खर्च कराया था। बिल्कुल। और वो जैसे ही सरकार बदली तो उसके बाद में नए मंत्रियों के उसमें भी आया। पुराने वित्त मंत्री साहब ने भी अपने बंगले पे बहुत अधिक खर्च कराया था, तरुण भानोट साहब ने। और अब जो जगदीश देवड़ा जी हैं, अब उनके बंगले पे खर्च हो रहा है। तो वो वैसे उस बंगले में वो काफी पहले से ही रह रहे हैं और वो उसमें यदि ये जो समस्या आती है, हो सकता है कि पुराने आवास होने के कारण कोई समस्या आ जाती है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जनता को, मंत्रियों को ऐसा अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि जो सादगी उसमें लगे और उससे जनता के मन में ये भ्रम पैदा ना हो कि ये कर्मचारियों को तो समय पे नहीं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं, कई जगह पे समय पर उनकी जो डीए वगैरह हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इतने मतलब अधिक खर्च हैं वो अपने रहन सहन पर ही खर्च कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अधिक खर्चीली बना रहे हैं। तो इससे मंत्रियों को स्वयं बचना चाहिए, ये उन्हीं के हित की बात है। ये निश्चित ही 2 लाख करोड़ का खर्च है राज्य सरकार पे, लेकिन तमाम कर्ज है, लेकिन तमाम खर्चे जारी है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चैतन्य जी और अजय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल अखबारों की सुर्खियों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।